हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 21 21वां लेक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले रोज हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, उसके बाद हम लोग देखे गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट, उसके बाद उसका प्रूफ कि गॉस थ्योरम को कैसे प्रमाणित करते हैं। तो आज है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्या अनुप्रयोग है, यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 यहां देखिए, यहां पर 1 in 5 BM बोर्ड मॉडल 100%। इन 5 में से कौन कौन 5, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई एक बोर्ड में 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स, 5 नंबर के क्वेश्चन 100% ही आएंगे, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो क्या है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ को हम लोग गॉस थ्योरम से कैसे निकालें, कूलम्स लॉ से गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ कैसे ज्ञात करें, डिडक्शन निकालना फ्रॉम से, किससे, तो गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ निकालना गड़बड़ हो गया, हाँ अब सही हुआ, निकालना है। तो पहली एप्लीकेशन। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड। कोई रॉड है, एक समान आवेशित है, लंबा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर। याद कीजिए ग्रेविटेशन को, याद करें ग्रेविटेशन को। वहां पर भी बताए थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड का बहुत बड़ा एप्लीकेशन आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज वो दिन आ गया है। होलो स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करें। जैसे होलो स्फीयर के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निकाले थे, वैसे ही निकालेंगे। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। आवेशित ठोस स्फीयर के कारण, गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी हम लोग निकाले थे। ठोस गोला के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड थीन, पतला, इन्फिनाइट, अनंत प्लेन शीट, चादर। अनंत लंबाई के पतले चादर, आवेशित अनंत लंबाई के पतले चादर, जैसे चादर देखे होंगे, चदरा, प्लेन वाला चदरा जिसका टणक कुड़ंक बनाते हैं, बक्सा उक्सा, जानते ना, हाँ तो वही चादर है, पतले चादर है, आवेशित है, उसके कारण ज्ञात करना है हमें विद्युत क्षेत्र। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड पैरेलल शीट। यही शीट है, अनंत लंबाई के पतला समतल चादर, दो गो है, एक ये चादर एक ये चादर, दोनों को आमने सामने रख दिए हैं और इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका एप्लीकेशन, इस छठे नंबर का एप्लीकेशन आगे आने वाले टॉपिक जो कंडेंसर है, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, उसमें इसका भयंकर उपयोग है। भयंकर मीन्स भयंकर। तो इनको फटाफट नोट कर लें, उसके बाद इनमें से हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कहां तक आज जा पाते हैं। तो फटाक से इनको नोट कर लें। तो छाप लिए होंगे, तब चलिए इन सबको इरेज करते हैं और पहला नंबर से प्रारंभ करते हैं। तो हटाइए इस सबको, एक नंबर हेडिंग लगा दीजिए, फटाफट हेडिंग लगाइए। एक नंबर क्या कहता है कि डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो आइए प्राचीन काल का फिर वही कहानी हम लोग दोहराते हैं और मनाकी उनाकी से चलते हैं। तो यहां देखिए क्या कर लेते हैं, एक स्फीयर, क्या मान लेंगे कि एक स्फेरिकल एरिया है
कोई बात नहीं कि स्फेरिकल एरिया है तो रहने दीजिए, चलेगा। इसके अंदर जो है मान लेते हैं कि कोई Q आवेश है। कौन सी आवेश, यहां प्लस लगा देते हैं। Q आवेश है जिसके कारण ये गोला क्या होगा, आवेशित होगा। यहां पर एक ले लेते हैं, इसकी केंद्र मान लो, यहां पर ये केंद्र है, केंद्र, और केंद्र से यहां ये त्रिज्या R है, त्रिज्या R, और इसके कैसी आवेश है इस पर, प्लस Q। यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल एरिया हम लोग कटिंग करते हैं जिसको एरिया वेक्टर के रूप में कंसीडर करते हैं, पहले भी आप लोग देखे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और एरिया वेक्टर जो ds है ये भी इधर की ओर। तो एक ही डायरेक्शन में होने से फायदा क्या होगा, E और ds का जो डॉट प्रोडक्ट आता है cos थीटा, तो cos 0 डिग्री हो जाएंगे, और cos 0 डिग्री हो जाने से उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो cos क्या कहते हैं, E डॉट ds इक्वल टू हम E ds कह सकते हैं आराम से। तो फिर वही कहानी लिखेंगे, यहां पर लिखिए, माना कि R त्रिज्या, लिखते जाओ, माना कि R त्रिज्या वाले कोई आवेशित गोला है जिसके सतह पर विद्युत क्षेत्र E है। यहां लिख लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ठीक, कोई भारी भड़कम चीज नहीं है। तो यहां पर हम क्या चलेंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं, फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन, पिछले रोज भी बताए थे। यहां पर ये घेर क्यों देते हैं, क्योंकि गॉस का थ्योरम अप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, घेर देते हैं। तो इंटीग्रेशन E डॉट या E ds cos थीटा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E ds इक्वल टू, जान लिए ये सब हम लोग पहले से पढ़े हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर Q डॉट क्या था, तो cos थीटा इक्वल टू 1, चूंकि यहां लिख देते हैं, चूंकि cos थीटा इक्वल टू 1। ये क्यों आ गया, इसलिए कि ये थीटा इक्वल टू जा रहा है 0 डिग्री। थीटा है किनके बीच, तो थीटा है E और ds के बीच का कोण। E और ds देखिए संपाती है, एक ही रेखा पर है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। cos 0 आप जानते हैं कितना होता है, 1। तो E डॉट ds cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, E ds इक्वल टू, ये गॉस का थ्योरम है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नोट करें, यहां तक दिखाई पड़ रहा है, देख लो एक बार। चल, तो ये देखे हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग आगे इसको कैसे निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अभी सबको छोड़ते हैं, इनको और इनको इक्वेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन E ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E तो कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएंगे, तो E बाहर आ गया तो क्या हो गया अपना, ये इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds जब निकालेंगे तो E ds, तो 4 पाई r स्क्वायर, क्यों, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों, तो इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये छोटी सी एरिया है, हमें पूरे स्फेयर के कारण लेना है, तो पूरा स्फेयर का क्षेत्रफल, तो छोटे छोटे ds 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 को जोड़ेंगे
तो इस स्फीयर का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4πr²। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू Q/4πr² एप्सिलॉन नॉट। इसको कह दीजिए समीकरण 1। फटाक से छापे। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आप छाप लिए होंगे। देखिए इसको जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे इसको हिंदी में पूछे जाते हैं, गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम व्युत्पन्न करें, या गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम निकालें। इसको नोट कर लेंगे, गॉस के प्रमेय से कूलम का नियम व्युत्पन्न करें या निकालें या ज्ञात करें। तो ठीक, यहां तक छापें। इस तरफ मिटाते हैं ये मना क्यों ना के बोला, ये परीक्षा में लिखने का भाषा है। तो इसको मिटा रहे हैं, इस मनाकी को। मनाकी तुम चले जाए यहां से। अब फिर देखिए आ गया कूलम्स लॉ, और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ना, हाँ आ गया है। तब कूलम्स लॉ आया नहीं आया ना, आ गया ना। देखो ना यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए एज वी नो दैट, ये सब कोई जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं, तो F इक्वल टू Q0 इंटू E, जानते हैं F बराबर Q0 E। तो F इक्वल टू जब Q0 E आ गया तो Q0 तो Q0 रहने दीजिए, और E का वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए। तो E बराबर क्या है, Q/4πr²। तो F इक्वल टू क्या हो गया, Q0 Q/4πr²। क्या यही है अपना कूलम्स लॉ? इसी को कूलम का नियम कहते हैं। दो आवेश के बीच लगने वाले बल, आकर्षण या विकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रमाणित हो गया या निकल गया है ये। तो नोट कर लीजिए इनको, बस हो गया ये कहानी। इसको प्रैक्टिस करते रहें, फटाक से नोट कर लें। अब दूसरा नंबर हम लोग हेडिंग देंगे, इसके बाद इसको मिटा देंगे, फटाक से छाप लीजिए। तो आइए दूसरा नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड। क्या कहता है, आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ऐसे ही लिखा मिलेगा, आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां देखिए कुछ भाषा लिखे हैं। पहले छड़ जब लिए हैं तो छड़ मानना पड़ेगा, तो उस छड़ को मान लेते हैं कि छड़ की क्वालिटी क्या है। ठीक, तो कहता है माना कि L लंबाई का कोई छड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये छड़ है, और कितने लंबाई के हैं, ये L लंबाई के हैं, जो एक समान आवेशित है, जो एक समान आवेशित है, यहां देख रहे हैं जो एक समान आवेशित है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, याद कीजिए कूलम्स लॉ से पहले चार्ज डेंसिटी में इसको पढ़े थे, लैम्डा है, तथा इस पर संपूर्ण आवेश जो है इनका क्या है, Q। अब इस आवेशित छड़ के कारण कुछ दूरी r पर या किसी दूरी पर क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। तो देखिए इस छड़ को हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। जैसे ही छड़ को जूम करेंगे तो एक बेलन के समान दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे ये कैसा प्रतीत होगा। लगेगा कि यह एक बेलन है। शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से इसको देखिए तो क्या प्रतीत होगा, ये क्या है, एक बेलन के जैसे। ठीक, अब इस बेलन से यहां से इस छड़ से इसकी दूरी मान लेते हैं, कितना है ये, r दूरी पर है। कितने दूरी पर, जो इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी इस छड़ की, r दूरी पर है। यहां पर एक क्या कर लेते हैं हम लोग, एक एरिया कटिंग कर लेते हैं, छोटा सा एरिया। एरिया कटिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने यहां एरिया को वेक्टर माना है, तो संपूर्ण एरिया वेक्टर नहीं हो सकता है। एरिया का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर एक नॉर्मल डाल दें तो वह एरिया का टुकड़ा क्या बन जाएगा,
एरिया वेक्टर। तो इस एरिया वेक्टर बनाने के लिए तो इधर की ओर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और इधर की ओर क्या हो जाएंगे ds। ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इसको थोड़ा ऊपर करके खींच दे। हाँ ठीक। तो ऊपर की ओर ये और ऊपर की ओर ये। अब कहेंगे क्या इसके किनारे एज पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? तो हम कहेंगे होगा। तो इधर की ओर एरिया वेक्टर मान लेते हैं। इसका यदि एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर को यदि हम n कैप से दिखाएं तो इधर n कैप हो जाएगा। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर की ओर तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। इस साइड भी उसी तरह की कहानी। इधर की ओर एरिया वेक्टर को अपन किससे दिखा दें? n कैप से। मान लिए हैं कि n कैप डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। n कैप जो है ये किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इधर पर ये भी तो एक एरिया है। जैसे ये देखिए पेन, इसको मान लीजिए कि ये छड़ है तो ये एक सिलेंडर के जैसे है, सिलेंडर के भांति है। तो इसका तो ये सेक्शन कटिंग करके हम ऊपर की ओर एरिया वेक्टर ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होंगे। लेकिन यहां इस एज की बात करें तो इस एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि समान आवेशित के कारण, एक समान आवेशित और एक ही सिंगल पिंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो सकते हैं। यदि एक ही प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो अलग अलग बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो पहले हमने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? ऊपर की ओर। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होंगे? ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। ये ऐसे नहीं हो सकते। तो एरिया वेक्टर इधर की ओर, एरिया वेक्टर इधर की ओर, यहां पर। तो लगाते हैं क्या? गॉस थ्योरम फ्रॉम गॉस थ्योरम। किसके थ्योरम से चलेंगे? गॉस के थ्योरम से चलते हैं। और गॉस के थ्योरम कहता क्या है? इंटीग्रेशन E डॉट ds, या इसको क्या कह सकते हैं? E ds cos थीटा इक्वल टू Q बाय एपिसिलन नॉट। Q बाय एपिसिलन नॉट। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। किसके लिए देखें? कि ds तो एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर कितना है? इक्वल टू 0 डिग्री। E वेक्टर और ds वेक्टर। परंतु यहां पर देखें, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड n वेक्टर इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। और cos 90 इक्वल टू 0। तो आप समझ गए कि इस वजह के कारण, इस एज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस एज के कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्यों? कि E और n वेक्टर के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और cos 90 कितना देता है? 0। जब ये टर्म 0 तो ये टर्म भी 0। आई बात समझ में? तो यहां से हम चलेंगे E एंड ds। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? छाप लिए होंगे इसको, फटाक से इनको छापिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इनको छाप लिए होंगे। तो यहां इसके वजह से इस एज के कारण n वेक्टर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस n वेक्टर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। केवल व केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर? ds की ओर होंगे। ये जो तीर देख रहे हैं ऊपर की ओर। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं 9। मिटाएं इनको। चलिए 1 2 3। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर? 9 E डॉट नहीं, E ds cos 0 डिग्री बराबर Q बाय एपिसिलन नॉट। 0 डिग्री 1। तो क्या हो गया? E ds इक्वल टू Q बाय एपिसिलन नॉट।
ई को बाहर कर लिया जाए और इंटीग्रेट कर दें किसको, ds को, तो इक्वल टू क्या हो जाना है, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, q बाय एपिसिलन नॉट। यहां देखते हैं इंटीग्रेशन ds को, देखिए इंटीग्रेशन ds इक्वल टू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। क्यों, ये क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। इस तरफ लिखते हैं 2 पाई आर एल आ गया है, तो देख लेते हैं इस तरफ, यहां से जस्ट इधर की ओर। तो क्या हो गया, E इंटू ds का इंटीग्रेशन 2 पाई आर एल इक्वल टू q बाय एपिसिलन नॉट। अब जरा q को थोड़ा देखते हैं क्या होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, q बटा 2 पाई आर एल एपिसिलन नॉट। जरा q को चेंज करें तो q बराबर, यहां पर देखिए लैम्डा बराबर होता है q बाय एल, तो q इक्वल टू क्या हो जाना है, q इक्वल टू लैम्डा एल, q इक्वल टू लैम्डा एल। यहां तक छापिए, उधर इरेज करेंगे या नहीं तो इधर कर देते हैं, ठीक। तो Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा एल। इसको समीकरण कह दीजिए 1। तो समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, तो E इक्वल टू Q की जगह पर क्या लिखें, लैम्डा एल बाय 2 पाई आर एल एपिसिलन नॉट। एल से एल मर गया, तो E बराबर क्या हो गया, लैम्डा 2 पाई आर एपिसिलन नॉट। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। हो सके तो इस पर वेक्टर दे देंगे तो डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर डायरेक्शन देना पड़ेगा। चलिए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। कैसे छापेंगे, देखिए 9, पहले इनको लिखें, ये नंबर 1, फिर ये हो गया नंबर 2, ये हो गया फिर नंबर 3, और यहां से हो गया ये नंबर 4। कैसे कैसे चले, पहले 9 ये किए, फिर इसको लिखें, फिर लाइन दिए, इधर आए सिलिंड्रिकल, गौर से देखेंगे, फिर उसके बाद वहां से यहां आ गए, अब फिर यहां से आ गए यहां। तो फटाफट छाप लीजिए, और यही इनकी प्रमाण हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। फाइनल फॉर्म कहां निकल गया, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एपिसिलन नॉट। ये फाइनल फॉर्म किसके कारण, आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एपिसिलन नॉट। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए 2-3 बार देखिए, बुक को पढ़िए, फिर समझ में नहीं आए फिर देखिए, फिर समझ में नहीं आए फिर पूछिए, फिर समझाने के बाद नहीं समझ में आए तो अपनी समझदारी अपने पास रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।